अमल। सुबह धुंध में डूबी थी, कहीं कोई सुनहरी किरण ज़रा देर के लिए झांकती, फिर धुंधलकों में गुम हो जाती। जुमर ने स्टडी रूम अपने नए कमरे का दरवाज़ा खोला तो लाउंज में मामूल की कहमा कमी नजर आई। सदाकत अब्बा की व्हील चेयर बाहर ला रहा था। हसीना अंडे फेंट रही थी। नुसरत फ्रिज खोले खड़ी थी। सैम यूनिफॉर्म में मलबूस नाश्ते के लिए दुहाई दे रहा था। ऐसे में सब ने स्याह कोट में मलबूस तैयार सी जुमर को स्टडी से निकलते देखा था। नुसरत बिल्कुल ठहर गई। अभी कल ही तो फारिस आया था और अब्बा ने चौंक कर उसे देखा। तुम इधर थी? नुसरत ने सदाकत के बाहर जाने का इंतज़ार बमुश्किल किया और फिर पूछे बिना रह न सकी। वो जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, मुड़कर बिना किसी तासुर के साथ नुसरत को देखा। जी, मुझे देर तक केस स्टडी करना होता है, सादगी से कहकर सीने चढ़ने लगी। अब्बा को बिलखुसूस नज़रअंदाज किया, जो बिल्कुल खामोश से उसे देख रहे थे। जी ने अबूर करते हुए उसे अपनी पुश्त पे सबकी, हत्ता कि हसीना तक की नज़रें महसूस हो रही थी। अभी वो ऊपर पहुंची ही थी कि फारिस और उसके साहब का कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकला। जीन्स पे पूरी आस्तीन का सफ़ेद स्वेटर पहने वो ताज़ा दम लग रहा था। उसे देखकर मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम, ऐसे मुस्कुराकर बोला कि वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। निगाहें अब तक पुश्त पे गड़ी महसूस हो रही थी। वालेकुम सलाम, मेरे जाने के बाद कितने खुश लग रहे हो। वो हल्का सा हंसा और नफ़ी में सर हिलाया, फिर उसकी तैयारी देखकर इफ्तिखार किया। खोट जा रही हो? क्यों? तुम्हारे केस की वजह से जितने लोगों के केसेस मैंने लटकाए हैं उनको भी तो देखना है। और हाँ, मेरी फ़ीस नहीं अदा की तुमने। फारिस ने गहरी सांस ली। मेरी दूसरी जॉब भी जा चुकी है, नहीं मिलते ही अदा कर दूंगा, कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। जुमर ने मुश्किल मुस्कुराहट दबाई। सिर्फ कुछ दिन, तंबीह की और फिर हन्ना के कमरे की तरफ बढ़ गई। फारिस नीचे उतर आया। नुसरत उनको नॉर्मल देखकर वापस कामों में लग गई, मगर अब्बा बिल्कुल खामोश से कुछ सोचते रहे। उसने हन्ना के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो बेड पे कंबल लिए टेक लगाई बैठी थी। उलझे बाल, सोती सूरत, बिल्कुल चुप सी हुई, घुटनों पे जमे लैपटॉप को देख रही थी। जुमर बेड के किनारे आ बैठी। सो हमारी इतने महीनों की मेहनत ज़ाया हो गई, वो फ्लैश बेकार है। वो गैर मामूली चुप थी। हमें फारिस को बता देना चाहिए। पिछले 3-4 माह फारिस की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते थे, मगर अब हमें शादी के लिए फ़ौरन कुछ करना है। हमें वो फ्लैश चाहिए है ना? क्या देख रही हो? शेरू का इनबॉक्स। वो रात अलीशा से बात कर रहा था, याद है? उसको एक दफ़ा एक लड़की ने पिटवाया था, हारून उबैद की बेटी, आबदार उबैद। मगर अलीशा उसे बता रही है कि उसे हाशिम ने पिटवाया था। वो सारा किस्सा सुना रही थी। पथराई हुई नज़रें अब भी स्क्रीन पे जमी थी। जुमर उसके साथ आ बैठी और गौर से सारी गुफ्तगू पढ़ने लगी। हुनैन ने शुरू का पोर्शन छुपा दिया था, अब जुमर को क्या बताए। कौन है ये आबदार उबैद? हन्ना ने गूगल करके नतीजा उसके सामने रखा। वो किसी सेमिनार में अपने वालिद के हमरा खड़ी थी, सुर्ख स्कार्फ लिए, ग्रे आंखों वाली खूबसूरत लड़की जो सफ़ेद पैंट और भूरे कोट में मलबूस थी। किसी बाहर के मुल्क की तस्वीर थी। ये तो, वो कहते कहते चुप हो गई। अब हुनैन को क्या बताए। नीचे आई तो फारिस, नुसरत और उसामा किचन में गोल मेज़ के गिर्द नाश्ता कर रहे थे। सैम बोले जा रहा था और फारिस मुस्कुरा कर सुन रहा था। ऐसे में अब लाउंज के दूसरे किनारे बैठे थे। जब चुप, बिल्कुल चुप। जुमर ने अपना कप लिया और उनके साथ आ बैठी। हम ठीक हैं, आपने देख तो लिया है? कदरे बेनियाजी से शाने उचकाकर कप लबों से लगा लिया। अब्बा ने उन्हीं संजीदा खामोश नज़रों से जुमर को देखा। मैंने देखा है, तुम दोनों नॉर्मल तरीके से बातें कर रहे थे। मैं तुम्हें बताऊं इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये सब पहले दिन से चला आ रहा है। अब तुम लोग आदी हो चुके हो। उनके लहजे में क्या क्या नहीं था। चाहे उसको अंदर तक तेज़ाब की तरह जला गई। वो बिल्कुल सुन रह गई थी, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। ऊपर अपने बेड में बैठी हुनैन इसी तरह उस सतर को बार बार पढ़े जा रही थी जो शेरू ने अलीशा से कही थी। भाई शादी कर रहा है, भाई शादी, भाई शेख की दुआ, अपनी टीचर की दुआ, फजर की कज़ा सलावात, सब उसके जहन से महव हो चुका था। उसकी सारी दुनिया बर्फ़ हो गई थी। कसरे कारदार भी इस सुबह धुंध में डूबा था। अपने कमरे में सिंगार मेज़ के सामने खड़ा हाशिम अपने अक्स को देखते हुए टाई की गिरा लगा रहा था। चेहरे पे संजीदगी थी, गीले बाल पीछे को ब्रश किए वो अब बेहतर लगता था। गोया पिछले चंद माह की बेसुकूनी धीरे धीरे
अनका हो रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने सिंगार मेज़ पे रखे मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और कफलिंग्स उठाते हुए बोला, हाँ बोलो फसी। सर, रात में आपका फ़ोन ऑफ था, मैं बता नहीं सका। सादी ने एक गार्ड को कत्ल कर दिया है। कफलिंग को कफ में नत्थी कर दी। उसकी उंगलियां ठहर गईं। लम्हे भर के लिए वो मुंजमद हो गया। कत्ल? गार्ड उसके कमरे में गया और कुछ देर बाद उसकी वहाँ से लाश मिली। जहर के इंजेक्शन से मारा गया है उसे। कैसा इंजेक्शन? वो चौंका। हमने बहुत ढूंढा मगर इंजेक्शन नहीं मिला। उसके पास से कुछ नहीं मिला। फंसी, मेरी बात कान खोल कर सुनो। वो बोला तो आंखों में गुस्सा और चेहरे पे सख्ती आ रही थी। अगर मुझे कभी ये इल्म हुआ कि तुम खावर और सादी को मेरे खिलाफ किसी भी तरह इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा वो तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। सर, हम खुद शॉक्ड हैं कि इंजेक्शन। ओ शट अप, बेवकूफ़, समझ रखा है मुझे तुमने। वो घुराया। जहर तुम लोगों के अलावा कौन दे सकता है उसे? सर, आप यकीन कीजिए, मैं सादी यूसुफ कभी किसी को कत्ल नहीं कर सकता। मुझे क्या मालूम उसने ऐसा अपने बचाव में किया है या तुम अपने किए गए कत्ल पे उस पर डाल रहे हो। कल रात से पहले मुझे वो इंजेक्शन चाहिए वरना मैं तुम सबको ज़मीन में गाड़ दूंगा। फ़ोन बंद किया तो उसका मूड सख्त ख़राब था। स्टैंड से उठाकर कोट पहना और आईने में खुद को देखते परफ्यूम गर्दन पे छिड़की। तभी दरवाज़ा बिना किसी दस्तक के खुला। हाशिम ने नागवारी से चौखट को देखा। वहाँ नौशेरवान खड़ा था। शब ख्वाबी की टी शर्ट में मलबूस। वह सुर्ख आंखों से उसे देखता चंद कदम अंदर आया। मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ शेरू। वो मुड़कर खराब मिजाज से कहता टाई पिन टाई में लगाने लगा। वो कौन था? वो इतनी अजीब आवाज़ में घुराया कि हाशिम ने गर्दन मोड़ कर उसे देखा। माथे पे सलवटें पड़ी। तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं शेरू? शेरू? जवाहरात ऊपर किसी काम से आई थी। खुला दरवाज़ा देखकर और शेरू की आवाज़ सुनकर वो मुताज्जुब सी चौखट पे आ खड़ी हुई। वो लड़का जिसने मुझे यूनिवर्सिटी में पीटा था, वो कौन था? हाशिम के अबरू भिंजे। तासरात में कोई तब्दीली ना आई, सिर्फ टाई पिन को जोड़ती उंगलियां सख्ती से भींच गई। तुमने मुझे कभी ऐसे किसी लड़के के बारे में नहीं बताया मगर आप जानते थे। वो चिल्लाया। आपने उसे भेजा था मुझे मारने क्योंकि मैंने आपकी आबदार को कॉल्स की थी। शेरू, तुम्हें किसने कहा है ये? जवाहरात मोहतात आवाज़ में कहती उसके करीब आई। नौशेरवान ने पलट कर सदमे और दुख से उसे देखा। आप भी जानती थीं, आप भी इसमें शामिल थीं और वो आपका शोहर भी। नौशेरवान हाशिम गरजा था। गुस्से से आंखें सुर्ख हुईं। मेरे ऊपर मत चिल्लाओ। नहीं था वो मेरा बाप जो एक बेटे को दूसरे से पिटवाए। वो मेरा बाप नहीं था। वो हलक फाड़ कर चिल्लाया था। तुम्हें किसने बताया है ये सब? आबी ने। जवाहरात ने उसका बाजू थामना चाहा मगर वो 2 कदम दूर हटा। मेरे करीब मत आइए। मैंने कभी आपको नहीं बताया उस लड़के का क्योंकि उसने मेरी तौहीन की थी। उसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। इतने सारे लोगों के सामने उसने मुझे ज़मीन पे गिरा कर मारा था। साथी ने मुझे नहीं बचाया। मैं इतने साल साथी से नाराज़ रहा मगर उसको आप ही ने कहा था दूर रहने के लिए। मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। मगर शेरू ने नफ़ी में सर हिलाया। किस मुंह से आप लोग मुझे इल्ज़ाम देते हैं कि मैं अपने आप को अगवा करके आपको धोखा दे दिया? मैंने धोखा दिया? शुरू तो आप सब ने किया था। उसकी सुर्ख आंखों में पानी था और हाथ गुस्से से कांप रहे थे। मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा था नौशेरवान और पिछले कई माह से भी मैं तुम्हारी गलतियों को संभाल रहा हूँ। साथी ने रात एक गार्ड को कत्ल कर दिया है, अब मुझे उसको संभालना है। जवाहरात की गर्दन में गिल्टी डूब कर उभरी मगर चेहरे पे डर आया ताज्जुब मसनूई था। उसे खबर मिल चुकी थी। तुम्हारे पीछे मैं कितना ख्वार हुआ हूँ, अंदाज़ा है तुम्हें? वो डपट कर बोला था। आप हमेशा अपना दिमाग दूसरे पे चढ़ाई करके करते हैं जैसे हर दफ़ा मेरी गलती हो, मगर अब नहीं। शेरू, डैड ने एक दफ़ा मुझे भी पुलिस के हवाले। बस कर दे मेरे साथ झूठ बोलना, वो चीखा था। इसी तरह डिनर टेबल पे बैठकर फारिस के ख़ानदान को अपने पास खाने पे बुलाकर आप दोनों उनकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं। हाशिम का हाथ बेइख्तियार उठा था मगर इससे कबल कि वो नौशेरवान के चेहरे पे तमाचा रसीद कर पाता, शेरू ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे दोबारा मारने की गलती मत करना। हाशिम करदार और उसकी कलाई को झटका देकर नीचे गिराया। हाशिम मुंजमद रह गया। बिल्कुल सुन शेरू, जवाहरात ने शश्तर सी आवाज़ बमुश्किल निकाली मगर वो उसे घूरते हुए गुर्राया। मेरा नाम नौशेरवान है। और सामने रखे कोट स्टैंड को ठोकर मारी।
वो दीवार की तरफ लुढ़का। कितनी ही चीज़ें गिरी और नौशरवान गुस्से से हांफता कांपता दरवाज़ा ठा मार कर बाहर जा चुका था। चंद लम्हे शस्त्र सा सन्नाटा वहाँ छाया रहा। फिर जवाहरात हाशिम की तरफ बढ़ी। अभी वो गुस्से में है, ज़रा ऊपर में आया। मुझे अकेला छोड़ दे मम्मी। वो आईने की तरफ मुड़ गया और घड़ी उठाकर खोलने लगा। चेहरा सपाट और सख्त हो चुका था। हाशिम, आउट मम्मी नाउ। वो धाड़ा था। जवाहरात बेबसी से वहाँ से निकल आई। उसकी रंगत सफ़ेद पड़ रही थी और आंखों की जोत बुझी बुझी सी थी। एक कीना तोज नज़र उसने उस दीवार पे डाली जिसके पार नेक्सी थी। फारिस गाजी जब भी वापस आता था उनकी जिंदगियाँ यूं ही खराब होने लगती थी। कल वो आया और आज ही उनके कसर में ये नहुसत आ गई। अब वो कैसे अपने दोनों बेटों को जोड़ पाएगी। वो कागज सामने फैलाए बेतवजही से उन्हें देख रहा था। सामने बंद कुरान मजीद रखा था। उसका खुला कलम खुश्क हो रहा था मगर सफ़ा करतास अभी तक खाली था। वो लिख नहीं पा रहा था। वो अब लिख सकता ही नहीं था। जहन के अंदर बाहर हर जगह एक ही मंजर छाया था। दो आंखों की बुझती जोत, रोशनी से अंधेरा। उसने कभी किसी को अपने सामने मरते नहीं देखा था और जिसको देखा था बस अब वही बार बार याद आ रहा था। मैरी ने सुनहरी पेन से मेज़ बुझाई तो वो चौंका। इसे संभाल कर रखो, ये वो आखिरी फेवर था जो मैंने तुम्हें दिया। साथी गर्मी से वो बोली थी। साथी ने खाली खाली नज़रों से इस कलम को देखा। मैंने एक इंसान की जान ली है। इतना अपसेट मत हो। वो नरम पड़ी। तुमने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया। सेल्फ डिफेंस हर इंसान का हक होता है। हाँ मेरी एनजीओ। वो तल्खी से मुस्कुराया। अल्लाह गारंटी देता है कि सेल्फ डिफेंस में किए जाने वाले कत्ल पे गुनाह नहीं है। कानून गारंटी देता है कि सेल्फ डिफेंस जुर्म नहीं है, मगर कोई ये गारंटी नहीं देता कि उसका गम नहीं होगा। जब इंसान किसी को कत्ल करता है तो उसका एक हिस्सा मरने वाले के साथ मर जाता है। वो हिस्सा कभी वापस नहीं आता मेरी, चाहे वो कत्ल नाहक हो, कत्ल ख़ता हो या कत्ल दिफाए साथ। कत्ल का गम बहुत भारी होता है। उसने उदासी से कहते रजिस्टर बंद कर दिया। फिर गहरी सांस ली और मुड़कर उसे देखा जो बेडशीट बदल रही थी। हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे मैरी। ये सब ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी कैद, तुम्हारी अजियत। वो तसल्ली देने वाले अंदाज में तकान से कह रहा था। तुम आज़ाद होगी और अपने मुल्क जा सकोगी। अपने बेटे के साथ एक सुकून ज़िंदगी गुजार सकोगी। कारदार्स और उनकी महलाती साजिशों से दूर तुम अच्छी छोटी सी अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी। छोटी सी दुनिया की बात किसने कही। उसके अल्फाज पे सादिन जो वापस पलटने लगा था झोंक कर दोबारा उसे देखने लगा। सॉरी। मैरी ने चादर झटकी और घूम कर रुख उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें किसने कहा कि मुझे मेरी छोटी दुनिया वापस चाहिए। छोटी दुनिया में तो मैं पहले भी थी। जानते हो फिलिपाइन कैसा है, मेरा सारा मुल्क कैसा है। लकड़ी के बने छोटे छोटे घर कैसे होते हैं। सारा दिन सारी रात कुत्तों की तरह काम करो तब भी दो वक्त की रोटी जितने पैसे नहीं बन पाते। जानते हो जब सैलाब आता है वहाँ तो कैसे तिनकों की तरह बहते हैं घर। जानते हो कितना मुश्किल होता है अपने मुल्क को छोड़ना और गैर मुल्क में नौकरी करने के लिए जाना। मगर हम फिलिपाइन की औरतें जाती हैं तुम्हारे मुल्कों में क्योंकि बादशाहों के गुलाम खुद बहुत सौ के बादशाह होते हैं। किसने कहा तुमसे कि मुझे अपनी छोटी सी दुनिया, पुरसकून ज़िंदगी और बेफिक्र ज़मीर वापस चाहिए। मुझे अपनी जॉब वापस चाहिए थी सादी यूसुफ। मुझे अपना मुकाम वापस चाहिए था। मैं उस महल की मलका थी। वहाँ मेरा हुक्म चलता था, मेरी अथॉरिटी थी। फिलिपाइन की भूख और गुर्बत, खौफ और जुल्म में अपने बच्चे को बड़ा करते मैंने एक ही ख्वाब देखा था, पैसे का, ऊंचे महल का। मैं तुम्हारा साथ इसलिए देती रही क्योंकि तुमने मुझे मेरी पोजीशन वापस दिलाने की उम्मीद दिलाई थी। तुम्हारे साथ भागने का मतलब मैं ताउम्र मफरूर रहूँगी। बोल बोल कर वो हाँफने लगी थी। चेहरा लाल बबूका हो रहा था और आंखों में पानी था। सादी उन्हीं उदास नज़रों से उसे देखे गया। हम जुमेरात की रात यहाँ से भाग रहे हैं। खबर मेरे कमरे में आएगा और हम मिलकर गार्ड्स पे हमला करेंगे। अगर तुमने चलना हो तो बताना। संजीदा, नबातुल्लाह लहजा और दो टोक अंदाज था उसका। मैरी अजीब सी कैफियत में घिरी उसको देखती रही। फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर निकल गई। वो फैसला कर चुकी थी। वो घर आई तो एनेक्सी की तरफ जाते मिसेज जवाहरात के कमरे के पिछले बरामदे पे नजर पड़ी। जवाहरात वहाँ उसी सुर्ख स्कार्फ वाली लड़की के साथ बैठी थी। सुमन ने एक खामोश नज़र उस पर डाली और अपने बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। दरवाज़ा खोला तो हुनैन खिड़की का पर्दा हटाकर एनेक्सी
में खड़ी तीखी नज़रों से बाहर झांक रही थी। सुमर उसके साथ आ खड़ी हुई। ये फारिस से मिलने कोर्ट आई थी। फारिस ने कहा ये उसकी गर्लफ्रेंड है। उन्हें के आबरू गंजे अफकी से बाहर बैठी लड़की को देखा। आई डोंट लाइक हर। मी टू, सुमर के लबों से निकला। मी थ्री, उसामा पीछे आ खड़ा हुआ। वो दोनों पलटी। तुम्हें क्या मसला है इससे? मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं पसंद जो कद और उम्र में मुझसे बड़ी हो। चहक कर कहता अंदर भाग गया। सुमर और हुनैन ने एक दूसरे को देखा। अभी खबर लेती हूँ मैं इसकी। हना दान पेश थी उसके पीछे लपकी थी। सुमर मुस्कुरा दी। शादी, वो कुछ शादी की तरह होता जा रहा था। सब्ज़ार के इस तरफ बरामदे में बैठी आबदार ने चाय का कप लबों से लगाकर हटाया और सोचते हुए पूछने लगी, ये कौन थी? ये औरंगज़ेब के भांजे फारिस की बीवी है। अभी के दिल को कुछ हुआ मगर संभल कर बैठी रही। देखने में बस ठीक है, फारिस ज़्यादा अच्छा है। हमारे घर आया था तो मैंने देखा था। पसंद की शादी थी क्या? सरसरी सा पूछा। जवाहरात ने हंसकर सर झटका। मैरिज ऑफ कन्वीनियन है, तलाक होने वाली है, चंद दिन का खेल है। अभी सुनकर रह गई मगर फिर ज़ाहिर बहुत संभले अंदाज में पूछा, क्या वाकई? वो लड़की उससे नफरत करती है, इंतकाम लेने के लिए शादी की थी। आए दिन झगड़े होते हैं। अब भी उसका केस इसीलिए लड़ रही थी ताकि उसको फंसा सके। मगर ये राज है। आखिर में राजदारी से आवाज़ हल्की की और हंस पड़ी। ओह, इसका मतलब है कि ये शादी ख़त्म होने वाली है। अवतार की आंखों में खुशगवार सी हैरत चमकने लगी। बिल्कुल। अच्छा, तो तुम कह रही थी कि शेरू से तुम्हारी कोई बात नहीं हुई इस हवाले से? जवाहरात वो बात कुरेदने लगी जिसके लिए उसने अभी को बुलाया था और अभी मुस्कुराते हुए ज़ाहिर सुन रही थी मगर उसका दिमाग कहीं और था, शायद दिल भी। शादी कर लो अभी, आखिर में जवाहरात ने कहा था। उसने मुस्कुरा कर कप रखा और नरमी से कहने लगी, शादी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ होता है आंटी। वहीं लगाना चाहिए जहाँ दिल मानता हो। तो दिल कहाँ मानता है तुम्हारा? दिल। वो मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में खुलूस भी था, सादगी और मासूमियत भी। बस कोई ऐसा हो जो निडर हो, बहादुर हो, जिसको आमले तन्वीन को हिप्नोटाइज करना आता हो, जिसके लिए मैं बड़े बड़े ख़तरात लेने को तैयार हो जाऊं, बदले में सिर्फ एक कप चाय के लिए। जिसका एक फ़िक्रा दूसरे की तकदीर पे भारी हो। वो बोले तो सब सुने, वो खामोश हो जाए तो उसकी खामोशी भी बोले। फिर ज़रा मज़ीद संभर कर बोली, और जिस दिन ऐसा कोई मिल गया तो उस पे लगा अनअवेलेबल का टैग भी अवेलेबल में बदल दूंगी। जवाहरात को उसकी बातों ने नहीं चौंकाया था। वो ऐसी बातें किया करती थी। फिर वो उठ गई तो जवाहरात भी अंदर चली गई। इधर पौधों से हाथ रगड़ती, मध्यम आवाज़ में खुद से बातें करती ईरानी लड़की दूर जा रही थी। सर्दी से उसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी मगर सुरमई आंखों में बेपनाह खुशी भरी चमक थी। तभी वो रुकी। सामने फारिस कार से निकल रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुराई। वो नहीं मुस्कुराया, वो मुहताज था। हेलो। वो उसके करीब आ रुकी। फारिस ने सर के खम से जवाब दिया। वो दोपहर का वक्त था। एनेक्सी और कसर की हर खिड़की से ये मंजर साफ दिखाई देता था। आपके ऊपर मेरा एक उधार है। चाय। उसने एक लफ्ज़ी इस्तफसार किया। जी हाँ, मिस्टर एंड मिसेस फारिस काजी मेरे और बाबा के साथ चाय पियेंगे। वक्त और जगह मैं टेक्स्ट कर दूँगी। आपके पास मेरा नंबर है? फारिस कार लॉक करते हुए बोला था। आपके पास मेरा है ना? मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं महफूज कर लूँगी। वो मुस्कुराई थी। फारिस ने कार लॉक करते सर को खम दिया। एक बुरी खबर भी थी। वो ज़रा ठहरी। उसने आपको भेजा तोहफ़ा इस्तेमाल कर लिया है। कल रात एक गार्ड अपनी जान से गया है। ओके, फिर जल्द मुलाकात होती है चाय पे। वो साथ से निकल कर चली गई। लाउंज की खिड़की से देखती जवाहरात ने बस सरसरी मुलाकात को लेग से ज़्यादा कुछ ना समझा और समर ने नाक सुखेड़ कर पर्दा वापस गिरा दिया। मगर एक वही था जो चाबी की होल में लगाए वहीं ठहर गया था। मुंजमद शल शस्तर पूरे जिस्म को किसी ने बर्फ़ के ढेर में डाल दिया था। सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसने बदिक्कत कार लॉक की और फिर भारी कदम उठाता नेक्सी की तरफ बढ़ने लगा। साथी कत्ल। उसका पूरा जिस्म सनसना उठा था।